दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये कहानी है मेरी बहन की। मेरी बहन जो बहुत ही अच्छी इंसान थी, सबसे प्यार से मिलती, सबका ख्याल रखती और अपनी मुश्किलों के साथ अकेले ही लड़ती। मैं आज भी सोचती हूँ, अगर वो सब कुछ पहले बता देती तो शायद वो आज हम सब के बीच में होती। हमारा एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। हम लोग यूएस के मिशिगन स्टेट में रहते थे, मतलब अभी भी रहते हैं। हम लोग 5 बहनें हैं, जिसमें से एक थी रेणुका, जो सबसे बड़ी थी। उसके बाद मेरा नाम राधिका है। उसके बाद पूजा आती, चौथे नंबर पर मनीषा आती और मेरी सबसे छोटी बहन और हम सबकी लाडली पायल। और फिर हमारे माँ बाप। मैंने और रेणुका ने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। रेणुका ग्रेजुएट हो चुकी थी और रेणुका को जॉब भी मिल चुकी थी, एक कंपनी में अच्छी पेइंग जॉब। और मैं अभी जॉब ढूंढ रही थी। पूजा फर्स्ट ईयर में थी और मनीषा यूनिवर्सिटी जाने की प्रिपरेशन कर रही थी और पायल अभी हाई स्कूल में थी। हमारा घर भी एक आम इंडियन फैमिलीज की तरह ही था। मेरे माँ बाप काम करते और शाम में घर लौटते। ऐसे ही देखते देखते मुझे भी जॉब मिल गई और ऐसे ही हमारा सबका एक रूटीन बन गया था। सुबह सब ने काम पर जाना, पूजा ने यूनिवर्सिटी जाना और मनीषा ने प्रिपरेशन करनी और पायल हर रोज़ स्कूल जाती। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत गए। मनीषा ने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली थी। एक शाम मेरी माँ ने रेणुका से कहा, रेणुका बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़का भी इंडियन है और तुम्हारे डैडी ने भी सब कुछ पता करवा लिया है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। लड़का यहाँ पर सेटल है, वो इंजीनियर है और एक फर्म में अच्छी नौकरी पर है। उसके माँ बाप इंडिया में ही हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। लड़का और उसका पूरा परिवार सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। तुम अगर चाहो तो हम बात आगे बढ़ाएं। तभी रेणुका ने कहा, हाँ माँ, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं और रेणुका यूएस में पले बड़े ज़रूर थे, लेकिन हमारा जन्म वैसे इंडिया का था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी फैमिली एक इंडियन फैमिलीज़ की तरह ही थी, मतलब कल्चरल और अपने रूट से कनेक्टेड। इसलिए रेणुका ने कुछ नहीं कहा और जैसे मॉम डैड ने कहा, रेणुका ने हाँ कर दी। और देखते देखते रेणुका और मेरे होने वाले जीजा जी, जिनको हम सब चेतन भाई बुलाते थे, उनसे रिश्ता पक्का हो गया। रेणुका और चेतन भाई की एंगेजमेंट हो गई। रेणुका को कभी भी मैंने दीदी नहीं बुलाया, क्योंकि रेणुका मेरे से सिर्फ 2 साल ही बड़ी थी और हम दोनों सहेलियों की तरह बड़ी हुई थी। खैर, शादी पर वापस आते हैं। रेणुका और चेतन की शादी हो चुकी थी और डैडी ने चेतन भाई को एक नई कार गिफ्ट की। चेतन भाई वैसे तो बहुत अच्छे थे, कुछ दिक्कत हमें शुरुआत में तो नज़र नहीं आई। वो बड़े प्यार से बात करते थे, हम सबसे ही। मॉम डैड का बड़ा ख्याल रखते थे, मनीषा और पूजा का भी, और पायल को तो अपनी बेटियों की तरह मानते थे। रेणुका और चेतन भाई की शादी यूएस में ही हुई थी। शादी पर रेणुका के सास ससुर भी आए थे। मैं देखती थी कि रेणुका अपनी सास से बहुत अटैच्ड हो चुकी थी, इतनी जितनी चेतन भाई खुद अपनी माँ से थे। वो तो होंगे ही, उनकी तो माँ थी, लेकिन रेणुका इतनी अटैच्ड हो चुकी थी कि इतना मैंने उसे अपनी खुद की माँ के साथ भी नहीं देखा था। वैसे तो अच्छी बात थी, अपने सास ससुर का ख्याल रखना ही चाहिए। खैर, रेणुका कुछ महीने की ऑफ लेकर अपने सास ससुर के पास इंडिया जा चुकी थी। वो 2 महीने बाद वापस लौटी तो बिल्कुल ही बदली हुई थी। बदली हुई मतलब जब भी वो हमसे मिलने आती तो अपने सास ससुर की बातें ही करती रहती, अपने सास के बारे में बात करती ही रहती 24 घंटे। वो थकती ही नहीं थी। मतलब इतना भी क्या किसी से प्यार करना।
पागलों की तरह। अपनी सास की अच्छाइयाँ बताती वो थकती नहीं थी, चेतन की भी, मेरा मतलब चेतन भाई की। ऐसे देखते ही देखते शादी को पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल के बीच में रेणुका की सास की डेथ हो गई। रेणुका की सास एक दिन अचानक बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। रेणुका को बहुत ही ज़्यादा दुख था, वो पागलों की तरह रो रही थी। चेतन भाई भी पागलों की तरह चीख चीख कर रो रहे थे। उनका समझ में आता था। मैंने अफसोस करते समय रेणुका से पूछा, रेणुका तुम मेरी बहन भी हो और सहेली भी, समझ सकती हूँ कि तुम्हारी सास की डेथ हो गई है और हाँ, तुम अपनी सास से बहुत ही क्लोज थी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अचानक वो इतनी बीमार कैसे पड़ गई? और रेणुका, मुझे पता है ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम अपनी सास से इतना अटैच्ड कैसे हो गई? तभी मेरी माँ बोली, राधिका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन, उसकी सास इस दुनिया से चली गई हैं और तुम ऐसी बातें पूछ रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? और वो क्यों ना क्लोज हो, उसकी हस्बैंड की माँ है, समझ रही हो ना क्या रिश्ता है? हस्बैंड की माँ है तो क्लोज तो होगी ना उसके, पागल ही होगी। और उसकी अब फैमिली वो है जो चेतन की फैमिली है। रेणुका बेटा, तुम थोड़ा सा पानी पी लो। मेरे बच्ची, तुम्हारी सास को ऊपर वाला शांति दे और तुम बेटा स्ट्रांग बनो, तुम्हें चेतन का भी तो ख्याल रखना है ना। तभी रेणुका ने कहा, हाँ माँ, मेरी सास चाह चुकी है। आपको पता है मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो बिल्कुल आप जैसी थी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी, वो बहुत अच्छी थी। आप ही तो कहती थी कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। मैंने अपना घर ही समझा है, इसलिए तो मैं अपनी सास से इतना क्लोज थी। पता नहीं उनको कैंसर इतना कैसे फैल गया और कैंसर कब हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। माँ माँ, मैं ना जब इस दुनिया से जाऊंगी ना, तो मेरी अस्थियों को भी ना आप हरिद्वार में लेकर जाना, जहाँ चेतन और डैडी जी माँ की अस्थियों को लेकर गए हैं ना, मेरी भी अस्थियों को हरिद्वार में लेकर जाना। जाओगी ना माँ? मेरी माँ हैरानी से मुझे देख रही थी और मैं अपनी माँ को। तभी मैंने अपनी बहन को संभाला और मेरी बहन रेणुका फूट फूट कर रोने लग गई। एक बात तो थी मेरी बहन में, जैसे कि मैंने बताया, वो सबका बहुत ख्याल रखती थी और सबसे बहुत प्यार करने वाली थी। कोई उससे अगर प्यार करता तो वो 4 कदम आगे बढ़कर प्यार करती, इसलिए शायद वो अपनी सास से बहुत क्लोज हो गई। और हाँ, मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया कि वो अपने हस्बैंड के क्लोज थी। चेतन को वो काफ़ी प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी सास को भी उतना ही प्यार करती थी, क्योंकि चेतन अपनी मदर के बहुत ही क्लोज था। ये भी रीज़न हो सकता है। खैर, रेणुका की सास की डेथ हुए अब कुछ महीने बीत चुके थे और रेणुका के घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जब मैं बोल रही हूँ नहीं था तो मतलब नहीं था। यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। एक दिन डैडी ने चेतन भाई को लंच पर घर बुलाया। मॉम, डैड, चेतन भाई, मैं, रेणुका, पायल, मनीषा, पूजा, हम सब बैठकर लंच कर रहे थे। तभी चेतन भाई बोले, डैडी जी, मैंने ना आपकी बेटी को एक घर गिफ्ट किया है, ये बस 1 स्ट्रीट छोड़कर, यहाँ पास में ही। वैसे भी ये घर पर अब चुप चुप रहती है जब से माँ की डेथ हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के पास रहे तो थोड़ा इसका ध्यान और तरफ बढ़ेगा। 1 ही स्ट्रीट छोड़कर है तो ये कभी भी घर आ सकती है, क्योंकि मैं तो मोस्टली काम पर होता हूँ और रेणुका अब काम तो नहीं करती, आप सबको तो पता ही है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं हूँ ना। तभी मैंने रेणुका से कहा, रेणुका तुम जॉब स्टार्ट कर दो, तुम्हारा ना ध्यान डाइवर्ट होगा। ट्रस्ट मी, तुम जॉब करोगी ना, तुम्हारा ध्यान इन चीज़ों से बाहर निकलेगा। और भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हमारे पास आ गए हैं और ये तो बहुत खुशी की बात है कि रेणुका अब हमारे पास होगी, जब मर्जी आया जाया करेगी, और मैं भी जब मर्जी इसके घर आया जाया करूँगी, है ना भाई? तभी चेतन भाई बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, जब मर्जी आना, तुम्हारा अपना ही घर है। तभी हम सब ने अपना लंच खत्म किया और डैडी चेतन भाई से बातें करने लग गए। मॉम किचन में चली गई, पूजा, मनीषा और पायल अपने अपने रूम्स में चले गए। मैं रेणुका के पास बैठकर रेणुका से बातें कर रही थी। तभी मैंने रेणुका से कहा, रेणुका तुम अपना ख्याल रखा करो। क्या हो गया है तुम्हें? एक दिन हम सबको जाना है,
माँ बाप भी तो सदा नहीं बैठे रहते ना, ऐसे सास ससुर भी हमेशा नहीं रहते। तुम अब आगे का प्लान करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तुम्हारी शादी को वैसे भी 2 साल होने वाले हैं। जस्ट प्लान फॉर अ किड। मे बी तुम्हारा ध्यान ज़्यादा डाइवर्ट होगा। तुम माँ बनोगी ना, तो तुम्हारे पास एक प्यारा सा बच्चा होगा जो तुम्हारी एक अपनी फैमिली होगी। तभी रेणुका कुछ सोच कर बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, वी शुड प्लान फॉर अ फैमिली नाउ। एनीवे, तुम कल आओगी ना घर, तुम्हें दिखाऊंगी सारा घर। घर बहुत ही प्यारा है। चेतन ने बड़े प्यार से घर लिया है, और तुम्हें पता है डेकोरेट भी उन्होंने खुद ही करवाया था। मेरे लिए सरप्राइज था। चेतन बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हें पता वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरेंज मैरिज की और मेरी शादी चेतन से हुई। आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, एंड बिलीव मी वो एक अच्छे फादर भी बनेंगे। ही इज़ वेरी नाइस। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इतना ख्याल रखा है ना मेरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती राधिका। मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि चेतन कितने अच्छे हैं। वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैं डैड को भी ये बता रही थी कि चेतन बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा है एक घर स्ट्रीट के पास ही है, मैं कभी भी अब इधर आ सकती हूँ। वैसे भी पुराने घर में मैं अकेली बोर हो जाया करती थी, अब तुम लोगों के पास आ जाया करूँगी, और तुम भी मेरे पास आ जाया करना, उन तीनों को साथ लेकर। मैं चुपचाप रेणुका की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि मॉम डैड सही कह रहे हैं। रेणुका सच में चेतन भाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, जो कि अच्छी बात है। आफ्टर ऑल वो उनके हस्बैंड हैं, और अगर वो इतना कह रही हैं कि वो इतने ही अच्छे हैं तो फिर इतने ही अच्छे होंगे, जो कि अच्छे थे भी। हम सबको तो यही लगता था। एनीवे, अगला दिन आया। पूजा और मनीषा यूनिवर्सिटी गए थे। पायल अपने स्कूल गई हुई थी। मैं ऑफिस से उस दिन घर जल्दी आ गई थी, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं अपनी बहन का घर देखने जाऊंगी। मैं रेणुका का घर देखने के लिए गई। घर बड़ा अजीब था। अजीब मतलब इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं बता नहीं सकती। घर सुंदर था लेकिन नेगेटिव था। मतलब वो होता नहीं है कि आपको एक वाइब आती है, नेगेटिव वाइब, वो ही वाइब आई मुझे। घर के बाहर नंबर भी अजीब थे, 3 नंबर। और मालूम वो 3 नंबर कैसे? 666। हाँ, 666। रेणुका इन सब बातों को मानती नहीं थी, खुद भी नहीं मानती थी मैं। पर मुझे याद है रेणुका को हॉन्टेड चीज़ें बड़ी डरावनी लगती थी। वो बड़ा डरती थी। वो मेरे साथ हॉरर मूवी तक नहीं देखती थी, और अगर देख ले तो सारी रात सो नहीं पाती थी। अजीब था। मैं घर के अंदर गई और घर का दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी गंदी सी फीलिंग आई। मतलब एक घुटन सी। उसके घर एक घुटन सा महसूस हो रहा था मुझे। घर बड़ा था, सुंदर था, डेकोरेट भी अच्छा था, लेकिन घर में रोशनी भी अच्छी तरह नहीं थी। मतलब लाइट्स तो थी, पर फिर भी घर में अंधेरा था। मैं घर को अभी देख ही रही थी, तभी रेणुका बोली, अच्छा आओ ना, बैठो। अच्छा लगा ना घर? चेतन ने खुद डेकोरेट की है। हर एक चीज़ चेतन ने वास्तु के हिसाब से रखी है। अच्छा सुनो ना, तुम्हें एक बात बतानी है। राधिका, बैठो ना मेरी बहन। तभी मैं बैठ गई। मैं देख रही थी कि रेणुका के चेहरे पर एक खुशी थी, और मैं सब कुछ भूल गई। वो सारी फीलिंग्स जो मुझे इस घर में आई। मैं ये भी पूछना भूल गई कि वास्तु के हिसाब से मतलब किस तरह से, और अगर वास्तु के हिसाब से है तो इतनी नेगेटिव फीलिंग मुझे क्यों आ रही है। एनीवे, मैं भूल गई। मैंने बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तभी रेणुका बोली, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड, मैंने कल तुम्हारी बात पर बहुत सोचा, और फिर चेतन से इस बारे में बात की कि हमें फैमिली प्लान करनी चाहिए, और अब हम फैमिली के बारे में सोचेंगे। इतने बड़े घर में हमारा एक छोटा सा बच्चा होगा तो हमें अच्छा लगेगा, है ना? और तुम सबको भी तो अच्छा लगेगा ना, एक हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आएगा। तभी मैंने बोला, हाँ रेणुका, ऑफ कोर्स यार, कैसी बातें कर रही हो तुम, हम सबको तो बहुत खुशी होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं अभी बोलने वाली थी, तभी रेणुका बोली, अच्छा छोड़ो ना ये सब, तुम बाद में बातें करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, सैंडविचेस और कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। बैठो तुम आराम से। घर देखो ना, जाओ, सारा ऑफिस देखो, ऊपर रूम्स देखो, सारा घर देखो, बेसमेंट भी है। जाओ, मैं आती हूँ। मेरी अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी, और वो चुप करके किचन की तरफ चलेगी। मेरी बहन ऐसी ही है, छोटी छोटी खुशियाँ हो जहाँ बड़ी बड़ी, वो हर एक चीज़ को बड़े एक्साइटेड से लेती है। सब कुछ सही जा रहा था हमारे घर में, लेकिन रेणुका के घर में नहीं। मेरे मॉम डैड नोटिस करे ना करे, लेकिन मैं रेणुका के अंदर चेंजेस
और ज़्यादा नोटिस करने लग गई थी। मतलब जब उनकी सास की डेथ हुई वो तो चेंज था, लेकिन ये वाला चेंज अजीब था। मैं नोटिस करती शाम होने से पहले ही रेणुका अपने घर से हमारे घर की तरफ आ जाती। एक दिन मुझे याद है रेणुका घर के बाहर खड़ी थी और मुझे कॉल की कि मुझे लेने आ जाओ। शाम हो चुकी थी। रेणुका उस घर में अंधेरे के वक्त नहीं रहती थी। सूरज ढलने को आता रेणुका भागकर हमारे घर आ जाती। कभी उसे चला जाता, कभी वो नहीं चल पाती, क्योंकि इतना चलने की वजह से वो कभी कभी थक जाया करती थी और फिर हमें कॉल करके मुझे या पूजा को लिफ्ट देने के लिए बोलती। मुझे याद है एक वक्त जब चेतन भाई अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरी स्टेट गए थे, तब रेणुका हमारे घर आकर बोली, माँ इन सब में से किसी को मेरे घर भेज दो ना, इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूँगी, आप इन चारों में से किसी को मेरे साथ भेज दें। तभी मैंने बोला, अरे तो रेणुका यहाँ रुक जाओ ना, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। वैसे भी चेतन भाई तो अगले हफ्ते आएंगे ना, तो अगले हफ्ते जाना ना तुम घर, यहाँ रुक जाओ। तभी रेणुका बोली, नहीं 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 नहीं, चेतन ने बोला है कि मुझे घर वापस आना होगा, मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर, मुझे घर वापस जाना होगा। घर में वो, मैं घर को अकेला नहीं छोड़ सकती, चलो ना तुम मेरे साथ, तुम चलो, पूजा चले जा, पायल चले जाए, जहाँ मनीषा चले जाए, कोई तो आओ मेरे साथ। तभी मैं बोली, हाँ ठीक है, तुम इन सब को छोड़ो, इन सब का वैसे भी यूनिवर्सिटी और स्कूल होता है, तो मैं तो ऑफिस वहाँ से चले जाया करूँगी, डोंट वरी, मैं चलती तुम्हारे साथ। मैंने सामान पैक किया और मैं चली गई। हम लोग घर पहुँचे। घर रात में और भी डरावना लग रहा था, भयंकर डरावना, मतलब इतना ज़्यादा कि जैसे वो एक मूवी में नहीं था, अमिटीवेल, बिल्कुल वैसा घर। हम घर के अंदर गए। घर में अजीब सा अंधेरा था। तभी रेणुका हड़बड़ा कर सारी लाइट्स ऑन करने लगी, भाग भाग कर। मैं उसको देख रही थी हैरानी से, क्योंकि रेणुका भाग भाग कर सारे घर की बत्तियां जगा रही थी। तभी रेणुका डर डर कर घर के हर कोने को देख रही थी, घूर घूर कर। तभी उसने मुझे कहा, अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ अंदर, ऊपर वाला रूम है ना, वहाँ जाकर अपना सामान रख दो और आ जाओ नीचे जल्दी से, हम डिनर करते हैं और फिर कुछ टीवी में देखते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। मैं चुपचाप उसे देख रही थी और उसके कहने पर कमरे में ऊपर सामान रखने गई। मैं धीरे धीरे ऊपर चल रही थी। घर में अजीब अजीब तस्वीरें थी, मतलब डेकोरेशन तो थी, वो तो मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन मैंने ऊपरली मंजिल नहीं देखी थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी, अजीब अजीब तस्वीरें थी, अजीब अजीब पेंटिंग्स। मैं हैरान थी, क्योंकि रेणुका इन चीज़ों से तो बहुत डरती थी और वो नेगेटिविटी को तो समझ ही सकती है। मैंने सामान रखा, चेंज किया और मैं नीचे आ गई। मैं जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, मुझे रेणुका की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ कि रेणुका चेतन भाई से फ़ोन पर बात कर रही है। फ़ोन स्पीकर पर था। चेतन भाई बोल रहे थे, तुम्हें पता है डैडी की कॉल आई थी, डैडी बोले कि माँ ना उन्हें बरामदे में घूमती हुई दिखी, मुझे भी कल रात सपने में दिखी थी, हम माँ को बुलाकर ही रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, जहाँ मैं आया हूँ ना मैं यहाँ से और चीज़ें लेकर आऊँगा, हम माँ को बुलाकर ही रहेंगे, तुम अपना ख्याल रखना और रात के 3 बजे मंत्र पढ़ना मत भूलना, समझी। तभी रेणुका बोली, हाँ हाँ चेतन, तुम फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो और माँ जल्दी आएंगी। मैं ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। मुझे समझ में नहीं आया और मुझे पता भी नहीं चला कि एकदम से मैंने ये क्या सुन लिया। मैं सोच रही थी क्या मेरे कान बजे या मैंने सच में ये सब सुना। मैं किचन के पास पहुंची। रेणुका ने कॉल कट कर दी थी। रेणुका ने मेरी तरफ देखा और बोली, आ गई तुम, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला, रेणुका तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये सब क्या बातें कर रही हो तुम चेतन भाई से, अपनी सास को कैसे बुला सकती हो, वो जा चुकी है इस दुनिया से। तभी रेणुका बोली, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, वो सुन लेगा, वो अपनी सास को बुलाएगा, वो बहुत बुरा है, वो बहुत डरावना है, वो बहुत भयानक है, चुप कर जाओ, सुन लेगा वो सुन लेगा वो, चुप कर जाओ। मैं हैरान थी और मैं डर भी चुकी थी। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगी। तभी मैंने रेणुका की तरफ फिर से देखा और मैंने कहा, रेणुका तुम्हारी सास इस दुनिया से जा चुकी हैं, तुम्हें इतना सदमा लग गया है, तुम्हें और चेतन भाई को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम दोनों को साइकेट्रिस्ट चाहिए, मेरी बात को मानो, तुम दोनों को मेडिकेशंस चाहिए, एक काउंसलिंग चाहिए,
तुम दोनों को इन चीजों से बाहर निकलना होगा, वो जा चुकी हैं। रेणुका मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उसने कहा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, इधर आओ, खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ, चुप कर जाओ। वो सुनता है, वो सुनता है। अगर ऐसी बातें करोगी ना, वो नाराज हो जाएगा और वो सास को नहीं बुलाएगा मेरी को, चुप कर जाओ। मैं ये सुनकर हैरान थी कि रेणुका इतने सदमे में जा चुकी है कि हमें पता तक नहीं चला कि उसकी हालत और चेतन भाई की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो लोग एक मरे हुए इंसान को सच मान रहे थे। और पता नहीं किसके डर से रेणुका फुसफुसाकर मुझसे बात कर रही थी। तभी मैंने खाना खाया। चुपचाप खाना खाने के बाद रेणुका बोली, तुम अपने कमरे में चली जाना, लेकिन मेरे से वादा करो तुम मॉम डैड को और किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। तुम मेरी फ्रेंड हो ना, बहन भी हो ना, वादा करो, वादा करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मैं तुम्हें हर एक बात बताऊंगी, लेकिन ये बातें हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुम अपनी बहन का वादा नहीं तोड़ोगी। तभी मैंने बोला, हाँ रेणुका, मैं नहीं तोड़ूंगी, लेकिन तुम बताओ तो सही ये सब क्या हो रहा है। और फिर तुम भी वादा करो कि तुम मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलोगी। रेणुका ने हामी भरी और रेणुका ने मुझे बताना शुरू किया। रेणुका ने कहा, चेतन को ना उसकी माँ नजर आती है, डैडी जी को भी माँ नजर आती है, मुझे अभी तक नजर नहीं आई, लेकिन मैं चेतन और डैडी जी की बातों पर विश्वास करती हूँ। वो इंडिया में ना हमारे घर में बरामदे में घूमती हैं। वो इंडिया में ना हमारे घर में बरामदे में घूमती हैं। डैडी जी ने हमें बताया था। चेतन मुझे हमेशा बताते हैं। उन्हें लगता है कि वो मुझे कुछ नई बात बताते हैं, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। मैं उनकी ये वाली बात को ऐसे सुनती हूँ कि जैसे उन्होंने पहली बार बताई हो, हालांकि ये 20 से 50 बार होती है। एक ही बात बार बार कि डैडी जी ने माँ को देखा और चेतन ने माँ को सपने में देखा। चेतन चाहते हैं कि माँ जी को बुलाया जाए और मैं चेतन के साथ हूँ हर चीज़ में। मैं चेतन को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने पता नहीं कितने ही मंत्र पढ़वाए मुझसे, खुद पढ़े। वो ओवीजा बोर्ड पता है तुम्हें, वो ओवीजा बोर्ड भी लेकर आए। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन इस घर में कुछ और है। देखो मेरी बात सुनो राधिका, इस घर में ना कोई काली सी परछाई रहती है। मतलब चेतन को दिखती है पता नहीं, लेकिन मुझे दिखती है। मुझे माँ जी नहीं दिखी, लेकिन वो मुझे काली सी परछाई दिखती है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। वो बहुत डरावनी सी है। उसने कहा मुझे कि वो माँ जी को बुलाएगा अगर मैं चुप रहूँगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस घर में कैसे रुकूं रात में। मुझे डर लगता है क्योंकि वो बहुत डरावना है। मैं हक्की बक्की सुन रही थी। तभी मैंने बोला, रेणुका, चेतन भाई को इलाज की ज़रूरत है और तुम्हें भी। मेरी बात सुनो, तुम सच में चेतन भाई से प्यार करती हो ना? करती हो ना? अगर सच में प्यार करती हो ना, तो उससे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, उसे काउंसलिंग दवाओ, घूमने जाओ बाहर कहीं, आउटिंग करो, फैमिली प्लान करो, अच्छा लगेगा सब कुछ। ट्रस्ट मी, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर सच में प्यार करती हो ना, तो उन्हें इन चीज़ों से दूर ले जाओ, नेगेटिविटी से दूर ले जाओ। तभी रेणुका चुप होकर कुछ सोचने के बाद बोली, हाँ तुम सही कह रही हो। मैं और चेतन कई बार घूमने जाएंगे, कुछ आउटिंग होगी और कुछ हमारा माइंड भी डाइवर्ट होगा। तुम सही कह रही हो। हम ये सब बातें करके अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। ऐसे देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि रेणुका अजीब अजीब हरकतें करती। कभी वो रात को उठ कर कुछ बोलने लगती, कभी वो खुद रात में चलने लगती। मुझे यहाँ तक याद है उसको नींद में चलने की बीमारी कभी नहीं थी। मैं घर आकर अपने मॉम डैड से सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन से वादा किया कैसे तोड़ सकती थी। मैं आज भी सोचती हूँ कि काश तोड़ देती तो ये सब ना होता। एक दिन चेतन भाई और रेणुका बोले, हम दोनों घूमने के लिए ना टेक्सास जा रहे हैं। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। हम दोनों एक हफ्ता वहाँ लगा कर आएंगे और हम दोनों की आउटिंग होगी ना, तो चेतन और मैं दोनों अच्छा फील करेंगे। मैं बहुत ही खुश थी। रेणुका बहुत एक्साइटेड थी। रेणुका ने नेल्स बनाए, रेणुका ने हेयर स्टाइल बनवाया। रेणुका बहुत एक्साइटेड थी और रेणुका ने उस रात मुझे कॉल की। रेणुका बोली, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हम लोग कल घूमने तो जा रहे हैं और तुम सही कह रही हो, अब सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल मैं बनाऊंगी।
हाँ, तुम सही कह रही हो, माँ जी जा चुकी हैं। मुझे चेतन से प्यार है तो उसे इन चीज़ों से निकालना होगा। तुम सही कह रही हो। सुनो मेरी बात, मैं एक्साइटेड हूँ और तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। यस, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत ही खुश थी अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की खुशियों के लिए, लेकिन मैं हैरान भी थी कि रेणुका इतनी चेंज एकदम से कैसे हो गई। फिर मैंने सोचा कि ये सब उसके दिमाग का वहम ही था। कोई काली परछाई, कोई माँ जी, कुछ भी नहीं था। सब कुछ चेतन भाई और रेणुका के दिमाग का वहम था। मुझे ऐसा लगता था और कुछ लोगों को आज भी लगता है। वो रात सबसे भयानक थी। सुबह के 6 बजे थे। हमें पुलिस वालों ने कॉल की। कॉल मेरे डैडी ने पिक की। मेरी माँ चीख चीख कर रो रही थी और मेरे डैडी भी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और भाग कर मुझे बुलाया। हम सब उठ चुके थे क्योंकि घर में चीख चहाड़ा मच चुका था। तभी डैडी ने बोला, चलो चलो उठो, राधिका, रेणुका की लाश लेकर आनी है। हाँ, मेरी बहन जा चुकी थी। पुलिस वालों ने सारी इन्वेस्टिगेशन की। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। फिर पता चला कि चेतन भाई, मेरे जीजा जी ने मेरी बहन को रात के 3 बजे पहले गोली मारी। फिर बिल्कुल 2 घंटे बाद 6 बजे के करीब जब पुलिस वहाँ पहुँचने वाली थी, उससे पहले ही अपने आप को गोली मार ली। और उस घर में 2 कत्ल हो चुके थे। उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को अवीजा बोर्ड मिला, कुछ और काले जादू का सामान मिला और मेरी बहन अब जा चुकी थी। हमने उसकी अस्थियां हरिद्वार में बहा दी थी क्योंकि यही तो वो चाहती थी। जहां उसकी सास की अस्थियों को ले जाया जाए, वहां ही उसकी अस्थियों को। ये वो जानती है कि उस रात उसके पति ने उसको मारा, या फिर वो काली परछाई अगर सच में थी तो क्या उसने मरवाया, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा सच जो मेरी बहन साथ ही ले गई। उस घर के आसपास अभी भी मैं जाती हूँ तो मुझे डर लगता है। रात को अभी भी वो उतना ही डरावना है। पूरे 3 साल हो चुके हैं आज मेरी बहन को इस दुनिया से गए हुए, और साथ में मेरे होने वाले भांजा भांजी को भी, जो कि अभी तक पता नहीं चला था कि भांजा होने वाला था या भांजी। उस घर का राज और मेरी बहन की डेथ का राज, सब कुछ उसके साथ ही चला गया। आज भी हम सब बैठते हैं तो अपनी बहन को याद करते हैं और उस रात को याद करते हैं जिस रात उसने मुझे कॉल करके खुशखबरी दी थी। और हम सब याद करते हैं और रोते हैं कि वो कितनी खुश थी। शायद इसलिए ही खुश थी क्योंकि वो रात शायद उसकी आखिरी रात थी। मैं आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि रेणुका अजीब हो चुकी थी। कभी वो खुश हो जाती, कभी वो डरने लगती, कभी रात होने से पहले ही घर आ जाती और कभी उस घर में रात को मंतर पड़ती। ये राज वो ही जानती है। काश और भी चीज़ें बता देती हमें, मुझे ही बता देती। लेकिन सोचती हूँ कि मैं भी क्या कर सकती थी। कुछ कर सकती होती तो उसे बचा लेती आज। उस घर में कुछ ना कुछ तो है। अब उस घर को सील कर दिया गया है क्योंकि मेरी बहन और उस चेतन की डेथ के बाद उस घर में और भी लोगों की डेथ हुई रात के 3 बजे। कभी हस्बैंड वाइफ को मार देता और फिर हस्बैंड खुद को मारता, कभी वाइफ हस्बैंड को मार देती और फिर वाइफ खुद को मार देती। उस घर में कोई भी नहीं रह पाता, सबकी डेथ हुई। मेरा ये मानना है कि चेतन भाई अपनी माँ को बुलाते बुलाते किसी ऐसी शक्ति को बुला चुके थे जो अभी भी उस घर में रहती है और ना जाने कब तक उसी घर में रहेगी। हम तो बस अपनी बहन की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि चेतन भाई ने घर ये खुद ही सोच समझ कर लिया था। अपनी माँ की डेथ के बाद सब कुछ चेतन भाई ने सोचा हुआ था, इसलिए चेतन के लिए हमारे दिल में इज्जत कभी भी नहीं रहेगी।